नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 4 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है। एक्चुअली आज कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा है, तो मुझे अगर वो भी लगेगा तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा। बट उससे भी मैं ट्राई करूंगा कि कॉन्सेप्ट पार्ट उठाने का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो जितने सारे जो मैक्रो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है या मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है या सेक्टोरल न्यूज़ है, वो सब तो हम जैसे पिकअप करते हो तो करेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्चिंग ऑन, सेंसेक्स स्केल्स 65,000, निफ्टी क्रॉसेस 19,300। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई में चल रहा है, रिसेंट ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। और कुछ दोस्तों स्टॉक्स है जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आईटीसी, एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक्स, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसमें एक टर्म है दोस्तों, रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि रिस्क अभी है, बट दे आर विलिंग टू अकोमोडेट द रिस्क एंड स्टिल इन्वेस्ट इट। ठीक है, तो द रिस्क ऑन रैली इज स्टिल ऑन अक्रॉस ऑल ग्लोबल इंडाइसेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई रिस्क तो है, बट इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम इसे अकोमोडेट करके हम फिर भी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। ऐसा फेज और एक बार भी देखा गया था जब 2008 के क्राइसिस में हुआ था। ऐसा फेज अभी भी देखा गया जब क्राइसिस के बाद तुरंत मार्केट, तुरंत तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, ग्रेजुअली मार्केट जब है रिकवर कर रही है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, पवन हंस सेल कॉल्ड ऑफ एज विनिंग बिडर डिस्क्वालिफाइड। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि पवन हंस के लिए बिडिंग हुआ था और उसमें एक बिडर जो कि है स्टार नाइन मोबिलिटी, उसको ये बिडिंग दे दिया गया, मतलब उसे ये सेल कर दिया गया था। लगभग 250 करोड़ के आसपास का सेल था, 200-250 करोड़ के आसपास का सेल था। तो इस पर क्या हुआ, अब जो बिडर है ना स्टार नाइन, दिस इज एक्चुअली कंसोर्शियम ऑफ 3 to 4 मतलब जो कंपनीज जो लोग प्रोवाइड करते हैं आपका चार्टेड हेलीकॉप्टर्स वगैरह। ठीक है, तो अब उसमें से एक बीडर का डिस्क्वालिफिकेशन आ गया और इंसॉल्वेंसी के लिए वो चले गए। एनसीएलटी ने उसका इंसॉल्वेंसी का क्लेम एडमिट कर लिया। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इस कंसोर्शियम के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठ गया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम इस बिड को करेंगे ही नहीं। अगर पवन हंस की बात करें तो पवन हंस में ऑलमोस्ट 50-50% शेयर है गवर्नमेंट और ओएनजीसी का, मतलब 51 और 49% है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से मतलब ये जो न्यूज़ मैंने इसलिए भी कवर किया है कि भाई गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है फॉर FY24, दैट इज़ अराउंड 50,000 करोड़, कि इतने छोटे न्यूज़ से तो देखिए डिस्टर्ब नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आपको ये चीज़ पता चलेगा कि भाई स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करना चाहती है उसमें प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली क्या क्या आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, गवर्नमेंट अनइंटेंडेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, सब कुछ स्मूथ चलता रहता है बट ये देखिए ये प्रॉब्लम राइज हो जाता है, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा प्लान डिले हो सकता है गवर्नमेंट का। वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है बट ये एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों, मोर देन 75% ऑफ 2000 नोट्स रिटर्न टू बैंक से RBI। देखिए 2000 के नोट्स RBI ने बोला है कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बट अभी RBI ने एक टाइमिंग दिया है कि भाई आप सितंबर तक आप इसे एक्सचेंज करा सकते हो या डिपॉजिट करा सकते हो बैंक्स में। तो अब जो है ऑलमोस्ट 75% ऑफ 2000 नोट्स जो है ऑलरेडी आ चुके हैं बैंक्स में, सम इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब 87% डिपॉजिट के फॉर्म में आ गए, 13% ओवर द विंडो एक्सचेंज हो गए, मतलब बैंक से करेंसी नोट एक्सचेंज होके लोगों को सर्कुलेट कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, इससे देखिए लिक्विडिटी थोड़ा तो इम्पैक्ट करेगा ही, लिक्विडिटी थोड़ा बैंक्स के पास तो बढ़ेगा ही, बट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अराउंड 3.4 लाख के आसपास, 3.4 लाख करोड़ के आसपास है, और इससे इंडियन की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडियन सिस्टम की, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम की। बट हाँ, छोटा सा न्यूज़ था तो मैंने कवर कर दिया है। तो अब कितना बचता है, लगभग 84,000 करोड़ के आसपास और भी नोट्स है जो कि सर्कुलेशन में है मार्केट में, जो कि आना बाकी है फाइनेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट इज दोस्तों, ड्रोन स्केयर नियर PM's रेसिडेंस प्रोब ऑन, नथिंग सस्पिशियस फाउंड। एक्चुअली एक कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को देखा गया PM के रेसिडेंस के पास, एंड तुरंत सिक्योरिटीज़ को अलर्ट किया गया। जब सिक्योरिटीज़ ने इसका प्रोब किया तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे मिल नहीं सकता। तो हो सकता है वो ड्रोन हो सकता है वो कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि सिक्योरिटी को थोड़ा ब्रीच कर सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो एक बार इस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए,
तो फिर अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। मेरा बस ये चीज़ न्यूज़ करने का ये था कि इंटेंशन ये था कि नो फ्लाइंग जोन करके एक ड्रोन में एक चीज़ होता है। ड्रोन में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आज आप भी देखते होंगे जब मूवीज़ वगैरह या कोई फ़ोटोग्राफी, शादी वादी की फ़ोटोग्राफी में ड्रोन्स वगैरह यूज़ होता है। कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते कि अगर हमारा जो फ्लाइंग जोन है, नो फ्लाइंग जोन में अगर रहा तो इस पे हम एक्शन भी लिया जा सकता है। पीएम का जो रेसिडेंस है उसके पास आसपास कई सारे वीवीआईपीज़ का भी रेसिडेंस है, एंड दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो फ्लाइंग जोन। तो इसमें एक रेड जोन होता है, एक ऑरेंज जोन होता है, एक ग्रीन जोन होता है। ग्रीन जोन में आप फ्लाई करो, रेड जोन में आप फ्लाई कर ही नहीं सकते, ऑरेंज जोन में आप विद परमिशन फ्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये है। नेक्स्ट इज दोस्तों, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी स्टॉल्स एज कंपनीज अपोज स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए हुआ क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये चीज़ अनाउंस किया था कि हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है, ईवीज जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं उसको क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जा रहा है कि भाई ईवी की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर हम आसपास के पेट्रोल तो है नहीं कि भाई पेट्रोल पंप में जाके भरा लिए पेट्रोल, हमें चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और बीच रास्ते में अगर चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर मैं उस केस में क्या करूँगा। तो इसी चीज़ को लेके एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाया गया, जिससे क्या है कि आप अपना बैटरी जो है, आपका जो डिस्चार्ज बैटरी है, आप उसको एक रिचार्ज बैटरी से स्वैप कर सकते हो कोई भी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए आप कौन सा अगर बैटरी दे रहे हो, सपोज मान लो हर कंपनीज का अलग अलग एक बैटरी रहता है। ठीक है, तो आप जब तक इथर का बैटरी नहीं दे रहे हो तब तक आपको इथर का बैटरी नहीं मिलेगा। आप अपना बाइक में हो सकता है ओला का बैटरी फिट नहीं कर पाओ। एक तो ये बात है। इसी चीज़ के लिए मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोला कि हम एक काम करते, बैटरीज को स्टैंडर्डाइज कर देते। अब इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि बैटरी को अगर आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो प्रॉब्लम उसमें क्या है, अभी भी बैटरी इनोवेटिव स्टेज में है। अगर आप उसको स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो इनोवेशन उससे रुक जाएगा। ठीक है, लोग फिर इनोवेट नहीं करना चाहेंगे। लोग ये बोलेंगे भाई हम तो गवर्नमेंट के पॉलिसी को कंप्लाई करके बैटरी लेके आ रहे हैं, तो फिर अगर हम उसमें इनोवेट करेंगे, कहीं हम गवर्नमेंट के पॉलिसी से कुछ ज़्यादा इनोवेट कर लिए तो हम उस बेंचमार्क को मीट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से नाम ही हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो इंडस्ट्री इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न है, तो इसीलिए इंडस्ट्री ने भी इस पॉइंट को रेज किया। इंडस्ट्री ने ये चीज़ बोला कि भाई obviously this idea is good but the execution remains tough because there cannot be a standardized battery for all the vehicles, so of course इस पे थोड़ा सा second thought देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गोल्ड डीलर्स डिस्क्वाइट ओवर इम्पोर्ट्स फ्रॉम अफ्रीका। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, गोल्ड जो है अफ्रीका से इलीगली माइन होता है। ठीक है, और वो अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया जाता है। देखिए मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ इलीगली माइन होता है क्योंकि कई सारे गोल्ड जो माइन होते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर जोन में, जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। अफ्रीका तो आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना, अलग अलग टेरर ग्रुप्स अपना रीजन कैप्चर करके बैठ जाती है कभी कभी। तो क्या होता है, उस रीजन में मान लीजिए गोल्ड माइनिंग हो रही है, एंड उस माइनिंग से जो भी पैसा जा रहा है वो उस टेरर ग्रुप को जा रहा है। इन अ वे हम टेरर ग्रुप को फंडिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि भाई ये इलीगल गोल्ड है। ठीक है, और इसे हम अगर फॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड से इंडिया के डीलर्स बोल रहे हैं कि गोल्ड जो है माइनिंग हो रहा है और इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक तो हम ख़राब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि टेररिज्म वगैरह का या कोई सिविल अनरेस्ट वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं अफ्रीकन सब सहारा रीजन में। और दूसरा चीज़ ये कि भाई हमारे जो डीलर्स, जो हम जैसे सच्चे डीलर्स हैं, मतलब हम जैसे सच्चे एज एन जो लोग प्रॉपर फॉर्मल चैनल के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग से कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर रहे हैं, वो OECD का कंप्लाइंसेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि भाई उनका तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और उनका मार्केट शेयर कम होते जाएगा। तो और ये उन लोगों को प्रमोट करेगा कि जो लोग बेचारे लोग अगर ठीक से कर रहे हैं उनको भी प्रमोट करेगा, भाई हम ठीक से क्यों करें, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं बच रहा, हमारा शेयर कम हो रहा है। तो वो भी फिर समहाउ कहीं ना कहीं उसी चैनल के थ्रू इंपोर्ट करने के लिए लगेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड कहलाता है। तो इस चीज़ के लिए इंडियन गोल्ड ट्रेडर्स ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया। फिर इंडियन गोल्ड ट्रेडर्स का कहना है कि भाई DGFT लाइसेंस और कंसेशनल रेट्स के द्वारा जो है हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से, और उसका लगभग कितना इम्पोर्ट ड्यूटी रहता है, 14.35% के आसपास ड्यूटी लग जाता है उस पर। तो अब इस पर क्या है ना दोस्तों, ये इनका ये कहना है कि भाई
कस्टम्स वगैरह कई बार ना चार्ज नहीं हो रहे ये सब गोल्ड में। कस्टम ऑफिसर्स कई बार जो है इस गोल्ड में चार्ज नहीं कर रहे। इसमें एक टर्म यूज़ किया गया दोस्तों, गोल्ड डोर और डोर गोल्ड। मतलब ये क्या होता है कि ये गोल्ड का एक एलॉय फॉर्म में रहता है, गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं रहता। इससे फिर इसमें लगभग 40 to 50% गोल्ड रहता है एंड बाकी अलग अलग मेटल्स रहते हैं। इससे फिर जो है हम गोल्ड रिफाइन करके इससे निकालते हैं। अब क्या है वो सब, अब आप बताइए गोल्ड डोर क्यों इम्पोर्टर है इंडिया में? क्योंकि गोल्ड यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ में गोल्ड को रिफ़ाइन करने तक की भी कैपेसिटी नहीं है। वो एज इट इज़ गोल्ड डोर भेज देते हैं, हमारे इंडियन रिफाइनरीज उसको रिफ़ाइन करते हैं एंड देन जाके हमारे मार्केट में सप्लाई होता है। तो ये यूएस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स निकाल रखा है कि भाई ये सब जो ख़राब जो कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड्स रहते हैं वो यूएस के सप्लाई चेन में तो एटलीस्ट नहीं आने चाहिए। सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो सब सहारन अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का लगभग 25% के आसपास का गोल्ड हर साल प्रोड्यूस करता है। इंडिया ने क्या एक्शन लिया है कि भाई एक प्रॉपर गोल्ड जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड ना रहे एंड प्रॉपर चैनल के थ्रू इम्पोर्ट है। इंडिया में 40 और रिफाइनर्स हैं इंडिया में लगभग, और उस 40 और रिफाइनर्स में लगभग 10 रिफाइनर्स का ऑडिट चल रहा है कि भाई वो लोग कहाँ से गोल्ड सोर्स करते हैं, वो लोग कहाँ से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, कैसे उनको रिफाइन कर रहे हैं, वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट रीजन से तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस को हर साल बोला जा रहा है कि हर साल इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इस साल का जो आपका गोल्ड का इंपोर्ट है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हुआ, ये आपका सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट ईयर के लिए अलग सर्टिफिकेट, ताकि क्या है हर साल इनका ऑडिट होता रहे। दूसरा चीज़ ये, फिर तीसरा चीज़ ये कि भाई इंडिया में है बुलियन स्पॉट एक्सचेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एक बार जब ये बुलियन स्पॉट एक्सचेंज आ गया ना, बुलियन मतलब क्या होता है, वो गोल्ड का जो बार फॉर्म में रहता है जो गोल्ड। ठीक है, तो वो बुलियन वगैरह अगर उस पर आने लग गए ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो फिर बहुत मैंडेटरी हो जाएगा आपको ये चीज़ बताना कि जो आप ये बुलियन जो डिलीवर कर रहे हो स्पॉट एक्सचेंज में, स्पॉट मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में, ये आप कहाँ से लेके आए हो। ये आप अगर जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ को। तो ऑब्वियसली अगर इतना प्रॉपर फॉर्मल चैनल हो जाएगा तो इतने रूल्स अगर स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे तो वो अपने आप ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन से गोल्ड इंपोर्ट होना कम हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ था, तो इसलिए मैंने तो आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया इस न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सेबी आस्क एम्पैनल लॉ फर्म टू रिटर्न मोस्ट ब्रीफ्स गिवन टू इट। दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करने ना भूलें दोस्तों। आप अगर व्यू कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हर रोज़ का इकोनॉमिक टाइम्स में डिटेल में कवर करता ही हूँ। आप पिछले मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। लोगों के फीडबैक्स भी आ रहे हैं जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें और अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि हम और एज अ फैमिली कनेक्टेड फील करें कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं उस चीज़ को फिर ज़्यादा फोकस करने लगूंगा। अगर मान लीजिए मेरे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जो कि एक ही फील्ड से बिलोंग करती है, तो फिर मैं भी उस चीज़ में और थोड़ा सा स्ट्रेस करने लगूंगा, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो जॉब हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ दोस्तों रिकमेंड करिए कि ये चैनल ये सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो ये न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि सेबी ने क्या किया, अभी जी एंटरटेनमेंट के जो प्रमोटर्स है उनको जब सेबी ने ये ऐसा बोल दिया कि भाई आपका जो प्रमोशन का जो वो प्रमोटर का जो आप किसी पब्लिक कंपनी में एज ए प्रमोटर होल्ड नहीं करके रख सकते वगैरह वगैरह, उनको जो नोटिस भेजा गया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉ फर्म था जिसको हम बोलते हैं ELP, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस। ठीक है, अब ELP ने क्या किया, सेबी में ELP एक एम्पैनल लॉ फर्म है, यानी कि सेबी की रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए ELP को भेजा जा सकता है अलग अलग केसेस में। अब ELP ने क्या किया, सेबी के खिलाफ ये केस उठा लिया। ऑब्वियसली देखिए रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा होगा उस साइड से, तो सेबी ने बोला भाई तुम तो हमारे एम्पैनल लॉयर हो और हम तुम्हें बिजनेस ला के दे रहे हैं ताकि तुम हमारे बिहाफ पे केस लड़ो, और आज तुम मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए एक दूसरे केस में जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि सपोज मान लो तुम्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है या तुम्हें फेम ज़्यादा मिल जाएगा फॉर व्हाटसोएवर रीज़न। तो आप ये तो नहीं कर सकते हो ना, ऐसा सेबी का कहना है। अब लॉ फर्म का कहना है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट लॉयर फर्म है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अगर हम आपके पास एम्पैनल्ड है तो हाँ ठीक है, वो पर्टिकुलर केसेस में हम आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे आगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने इंडिपेंडेंटली कोई केसेस परस्यू नहीं कर सकते, बी इट इवन अगेंस्ट।
अकॉर्डिंग टू लॉ व्हाट इज़ राइट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। अगर आप उस चीज़ में गलत हो, हमें लग रहा है, तो हम आपके खिलाफ भी खड़े होंगे, ऐसा लॉ फर्म का कहना है। तो होता क्या है कि सेबी के जितने भी लॉ फर्म जो इम्पैनल्ड रहते हैं ना, सेबी उनको टाइम टू टाइम अपना बिजनेस देता रहता है, ब्रीफ्स देता रहता है कि भाई तुम ये इस ब्रीफिंग में मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तुम इस ब्रीफिंग में रिप्रेजेंट करोगे। तो इस फर्म को सेबी ने क्या किया कि सारे ब्रीफिंग इनके वापस ले लिए। तो मतलब उनको बोला कि तुम मुझे वापस दे दो, अब तुम मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। तो लॉ फर्म ने बोला कि ठीक है भाई, हम दे देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट आप ये चीज़ देखो कि लॉ फर्म में इंडिपेंडेंस का बहुत एक बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा। तो ये एक न्यूज़ था, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़, बट क्योंकि ये रेलेवेंट है आपके जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया डिप इन जून। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि इंडिया की जो क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है रशिया से, वो अभी इस महीने सिर्फ जून में कम हुई है, बाकी मई तक बढ़ी थी। एक स्टैटिस्टिक्स बोल लो, कोई ऐसा इसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक बस ये है कि रशिया ने अभी अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है थोड़ा कट कर दिया, ताकि रशिया ये चीज़ चाह रहे कि भाई थोड़ा सा इंटरनेशनली मार्केट बढ़े, तो हम भी अपना थोड़ा प्राइस बढ़ा के रखें। बट EU और G7 कंट्रीज़ ने इनके ऊपर एक प्राइस कैप लगा दिया है रशिया के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर। तो आप उससे ज़्यादा आप रशिया को पे नहीं कर सकते। इंडिया जो है रशिया को उसी प्राइस के अंदर ही पे कर रहा है, बट इंडिया जो है US डॉलर वगैरह में पे नहीं कर सकता। तो इंडिया थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, कभी रूबल में पे करता है, कभी रुपीज़ में पे करता है। थोड़ा प्रॉब्लम तो देखिए जाता है रशिया के साथ ट्रेड करने में, इफ़ डॉलर इज़ नॉट अलाउड। तो इंडिया भी अभी तक काफ़ी हद तक इंपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया ने थोड़ा कम कर दिया। और इंडिया अभी जो है सऊदी अरेबिया, इराक और US से बढ़ा दिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, मैंने कवर कर दिया इससे भी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जून फैक्ट्री एक्टिविटी ईजेस बट कॉन्फिडेंस अप। देखिए जून में जो है फैक्ट्रीज वगैरह के प्रोडक्शन थोड़े बहुत कम हो गए, बट कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कराने वाला क्या होता है? PMI इंडिकेटर। PMI इंडिकेटर क्या होता है कि देखिए, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चरर्स लोग के इस पे आता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि आने वाला टाइम में मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो 50 से ज़्यादा, और ऐसे सारे मैन्युफैक्चरर से सजेशंस लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भाई इसका एक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होगा कि भाई इसी का एक एवरेज हो जाएगा। तो अगर एवरेज में 50 से ज़्यादा, मतलब 50 पॉइंट्स अगर ज़्यादा है, जैसे कि अभी इस बार जून में 57.8 है, इसका मतलब आने वाला टाइम में अच्छा होने वाला मार्केट, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल हु हैव रेटेड इट। बट इफ इट इज़ लेस देन 50, देन दे आर पेसिमिस्टिक अबाउट द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट में सी अ बेरिश ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट एक न्यूज़ है दोस्तों, डिमांड फॉर मनरेगाज वर्क अप ऑन सबड्यूड फार्म एक्टिविटीज़। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि रेनफॉल डेफिशिएंट है, रेनफॉल थोड़ा डिले हो चुकी है पूरे इंडियन कंट्री में, मतलब इंडिया में रेनफॉल जो है वो डिले हो चुकी है। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ फार्मर्स टेकअप करने वाले थे, अब उसे थोड़ा डिले कर दिया गया है। तो जैसे सोइंग वगैरह हो गया खरीफ क्रॉप्स का। तो अब क्या होगा, ये जो फार्मर्स है या जो भी लोग हैं, जो लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं अदरवाइज़, वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब ये सब भाग रहे हैं मनरेगा में कि भाई मनरेगा में हमको जॉब तो एटलीस्ट मिल जाएगा, फिर जब थोड़ा बारिश आने का वो हो जाएगा तो हम वापस से जाके इसमें खेती किसानी कर लेंगे। तो इसीलिए अभी अचानक से मनरेगा का डिमांड बढ़ गया है। 44 मिलियन इंडिविजुअल्स, 33.74 million households offer the scheme in June. Tamil Nadu sees highest individuals, that is 5.96 million demand under work. ठीक है, बट हाँ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन इन जुलाई एज वर्कर्स टर्न टू खरीफ सोइंग। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड फेयर्स और कार्ड्स। आने वाला टाइम में पीयूष गोयल जी जो है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट जो है हमें 1 ट्रिलियन तक लेके जाना है। उनका टारगेट 2030 तक है ये चीज़। और अब ये चीज़ ये बोल रही है कि भाई अब हम अलग अलग कंट्रीज़, जो कि नए कंट्रीज़ नए आज हैं, जिनसे अभी तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, अभी उनसे भी बढ़ाएंगे, जैसे कि US हो गया, कनाडा, जर्मनी, ब्राज़ील एंड साउथ कोरिया। दीज आर दी मेजर 5 एक्सपोर्टर्स, मतलब एक्सपोर्ट कंट्रीज़ या एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस वेयर इंडिया इज़ गोइंग टू टारगेट। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे भी एग्जीबिशंस होंगे इंडिया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़, सेमीकंडक्टर सप्लाई, इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ China+1। देखिए
न्यूज़ तो आपको पता ही है वैसे भी कि भाई इंडिया जो है सेमीकंडक्टर में काफ़ी अभी फोकस कर रहा है। इंडिया ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन भी निकाला था दिसंबर 22 में, और पीएलआई स्कीम में भी सेमीकंडक्टर को लेके आया गया है। फिर उसके बाद इंडिया ने सिक्योर किया 825 मिलियन फॉर अ न्यू चिप असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बाय अमेरिकन चिप मेकर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ है कि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है इस चीज़ में, क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजीज कंपनी जो है चिप कंपनीज अपना रहे। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी मतलब क्या? चाइना में देखिए कई लोगों ने अपने चाइना का जो ये कोविड के बाद अपने पुल बैक किया चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग और वगैरह। तो ये लोग अलग अलग डेस्टिनेशंस देख रहे थे, जैसे वियतनाम एक पोटेंशियल कंट्री हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया एक कंट्री हो गया। अब इंडिया ने कुछ हद तक फ़ायदा उठा भी पाए, कुछ हद तक फ़ायदा उठा भी नहीं पाए, अलग अलग सेक्टर का बात है। तो अब सेमीकंडक्टर में इंडिया काफ़ी चाह रहा है कि भाई हम इस चीज़ में अपना एक एक फ़ायदा उठा ले चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का, यानी कि चाइना से जो भी कंपनीज निकल के आ रहे हैं वो इंडिया में अपना सेटअप कर दे सेमीकंडक्टर का प्लांट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एपेक्स कोर्ट एडमिट्स एड अ प्ली अगेंस्ट सैट स्टे ऑन सहारा इंश्योरेंस ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है, एक्चुअली देखिए हुआ क्या इस केस में कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो इर्डा है वो सहारा ने जितने भी जो इंश्योरेंस बांटे थे उसको ट्रांसफ़र करने बोल दिया गया एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस को। ऐसा क्यों किया उन्होंने कि भाई सहारा का जो लाइफ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है उसके हेल्थ काफ़ी हद तक डिटोरिएट हो रही थी, एज इन फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी हद तक ख़राब होती जा रही थी। तो डर ये था कि इंश्योरेंस का जो वो है कंपनी है वो हो सकता प्रीमियम लेके पे भी ना कर पा रहे वो जो आपका जो अमाउंट है, क्लेम अमाउंट है इन फ्यूचर। तो इस डर के कारण जो है जो इर्डा ने ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे दिया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल में आपको पता है कि जितने भी रेगुलेटर्स है उनका जो अपील जाता है वो सैट के पास जाता है। तो सैट के पास जब इन्होंने अपील किया, किसने? सहारा ने, तो सैट ने सहारा के उस पर रूलिंग दे दिया। अब वापस से इर्डा जो है अब इसे अपील किया है किस पे? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनका प्ली को एडमिट कर लिया है। अब देखते हैं इस पर क्या इम्प्रूवमेंट है, बट मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। टाइम टू टाइम अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट होगा तो मैं ज़रूर इस न्यूज़ को कवर करूँगा, छोटे मोटे डेवलपमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अभी काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, तो स्टीप राइज इन प्राइसेस ऑफ कुकिंग एसेंशियल्स बर्न्स अ होल इन द पॉकेट। अगर आपको पता होगा कि टमाटर अब 130 रुपये किलो हो गया, जिंजर 320 रुपये किलो हो गया, और जीरा जो है आपका 55,750 रुपीज़ पर क्विंटल हो गया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। मुझे नहीं पता आपको एवरेज प्राइस के बारे में कितना पता है, बट अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो मतलब 80 रुपये भी बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ये 130 रुपये हो गया, और नॉर्मली टमाटर 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये तक एक सही माना जाता है। आप समझिए ऑलमोस्ट ट्रिपल में अभी है। ठीक है, तो उसके बाद जिंजर भी मैंने सुना था मतलब एक्सपेंसिव एक बार हो गया था, दैट वाज अराउंड 200 रुपया, 150 से 200 रुपया, अब 300 रुपया हो गया, 320 रुपये किलो हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है सारे जो ये है किचन हाउस होल्ड आइटम्स। तो वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सप्लाई थोड़ा रिड्यूस हो गया है और अनसीजनल रेन्स हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये चीज़ कहना है कि क्योंकि अब इतने एक्सपेंसिव हो गए आइटम्स, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है उसको कंज्यूम करने से थोड़ा कम कर देंगे, या तो कंजम्पशन या तो बंद ही कर देंगे। जो लोग थोड़े और ज़्यादा पॉवर्टी लाइन में के पास है वो लोग तो बंद ही कर देंगे इतने महंगा चीज़ खरीदना। तो इस चीज़ के कारण हो सकता है फिर प्राइसेस इवेंचुअली कम हो जाए, बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द राइट वे दैट हाउ द प्राइसेस शुड कम डाउन, बट दिस इज़ द रियलिटी। नेक्स्ट इज दोस्तों, कॉशंस द वर्ल्ड एज बिग आईटी बैटल्स डील रैम डाउन्स। आईटी कंपनीज देखिए काफ़ी दोस्तों पिटी हुई है, चाहे वो यूएस की बोलो चाहे वो इंडिया की बोलो। क्या हो रहा है कि कई सारे आईटी कंपनीज के डील कैंसिल हो जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस आउटलुक ठीक नहीं है। उन लोग आईटी कंपनीज खुद अपने आउटलुक में कह रहे हैं कि भाई अभी डिमांड जो है वो कितना अनसर्टेन होने वाला है हमें भी नहीं पता। फिर उसके बाद कुछ आईटी कंपनीज का ये कि भाई वो लोग इसलिए भी बिज़नेस लूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंपनी जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है वो खुद ही उस चीज़ को बना ले रही है। जैसे अभी टीसीएस ने 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो लूज़ किया वो इसी कारण लूज़ किया। फिर उसके बाद जो ट्रांस अमेरिका से जो लूज़ किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई कई सारे कंपनीज अब जैसे जो है कंसोलिडेट कर ले रही है अपनी एक्टिविटीज़ को, ताकि उनको आईटी का रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा ना आए।
कई सारी कंपनीज लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्टर टर्म कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जा रही है कि भाई चलो ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग टाइप का कर देंगे और उससे फिर ख़त्म कर देंगे, हम पूरा लॉन्ग टर्म में नहीं ले सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक हमारा अनसर्टन है। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है आई टी अभी आउटलुक डाउन है। बट मेरा बस ये चीज़ कहना है कि अगर आप इन्वेस्टेड हो आई टी स्टॉक्स में, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि उसको अभी लॉस बहुत मत करिए। इनफैक्ट अगर आपके पास थोड़ा और कैपिटल है तो आप उसमें और पुट इन कर सकते हैं। अगेन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है हल्का सा बस, जो और ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। बट आईटी स्टॉक्स बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। आईटी स्टॉक्स हमेशा ट्रेलिंग इफेक्ट देते, सॉरी मतलब आईटी इफेक्ट्स हमेशा फॉरवर्ड इफेक्ट देते कि भाई मार्केट जो पिटना था वो आईटी स्टॉक्स पहले पिट जाते हैं और फिर बाद में जाके मार्केट पिटता है। अब आईटी स्टॉक्स जब उठेंगे मार्केट बाद में उठेगा, तो ऐसा कुछ तो भी रहता है। तो अब लेकिन आप अपना प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस करके ही अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है। नेक्स्ट दोस्तों, बेंचमार्क यील्ड राइजेस पुशिंग अप बोरिंग कॉस्ट। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, बेंचमार्क यील्ड जो है गवर्नमेंट के सारे जो ट्रेजरी वगैरह की जो यील्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हद तक बोरो करने लगती है तो एक तो क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा देती है, ठीक है, प्राइवेट से लगभग 1-2% मतलब 1.5% के आसपास कम देती है। इतना ख़राब मार्केट का जो हालत है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक है इकोनॉमी, एक है जो आपका स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट चलो ठीक है ऊपर जा रहा है, बट फंडामेंटल्स अभी भी तो कहीं ना कहीं थोड़े वीक है इंडियन मार्केट में, एज इन जो आउटलुक है, ठीक है, जो प्रेजेंट फंडामेंटल्स है वो तो ठीक है, बट जो आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कैसा होगा, अनसर्टन होगा कि सर्टन होगा, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक रिसेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो इसके कारण कई सारी कंपनीज, कई सारे इन्वेस्टर्स थोड़े डरे हुए हैं। तो इससे क्या इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, भाई हम सेफ इन्वेस्टमेंट खोलेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड से अच्छा तो सेफ इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं हो सकता। तब इससे क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट जब भी अपना बॉन्ड इशू कर रही है ना, तो इन्वेस्टर्स उस यील्ड के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और प्राइवेट एंटिटीज़ को लोन या ये सब बॉन्ड रेस करने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। दिस इज़ नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो अपना इशू कर ही रही है, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसका क्वाजी गारंटी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा दे रही है, मतलब दैट इज़ इवन मोर क्लोजर टू योर प्राइवेट एंटिटीज़ रिटर्न। तो इतने सेफ रिटर्न में तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है वो प्राइवेट एंटिटीज़ का बॉन्ड नहीं खरीद के अपना गवर्नमेंट का ही बॉन्ड खरीदेगी। तो इससे प्राइवेट एंटिटीज़ को जो है प्रॉब्लम जा रहा है, थोड़ा यील्ड उनका बढ़ जा रहा है। ऑब्वियसली यील्ड बढ़ेगा तो उनको भी सर्विस करने में दिक्कत जाएगा, डेट सर्विसिंग करने में थोड़ा दिक्कत जा सकता है। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, लूजिंग रेवेन्यू गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन ऑन आइडेंटिटी थेफ्ट एंड पैन आधार मिसयूज़। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, पैन और आधार जो है लोगों के कहीं से भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। आज आपको कोई बैंक वाला बोलता है भैया अपना जो है आप आधार कार्ड भेज दो, मैं आपका लॉगिन कर दूंगा, या मैं आपका लॉगिन एज इन मैं आपका बैंक अकाउंट खोलने में मुझे काम आ जाएगा। तो हम रैंडमली कभी ना कभी आधार कार्ड भेज देते, कभी किसी को टिकट बनाने के लिए आधार कार्ड भेज देते, कभी कोई और काम से भेज देते। इससे क्या होता है ना, ये आधार कार्ड आपका मिसयूज़ भी हो सकता है आपको बिना बताए। तो उस चीज़ को रोक तो कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब ऐसा रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि इन जनरल पब्लिक सेंड करती रहती है आधार कार्ड। बट इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सारे आधार और पैन है ना डुप्लीकेट मतलब शेल कंपनीज खोलते जा रहे हैं। अब ये शेल कंपनीज खोलते जा रहे हैं, इसके कारण कई सारे रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं गवर्नमेंट को। बोला जाता है कि 30,000 करोड़ का मतलब 12,000 बोगस बिल्स जो है 12,000 बोगस एंटिटीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया था अभी जीएसटी अथॉरिटीज़ ने, जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, लगभग 30,000 करोड़ का जीएसटी लॉस हो रहा था। अभी टैक्स अथॉरिटीज़ ने उससे क्रैकडाउन किया। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ये चीज़ से आ रही है कि भाई ये चीज़ ऐसे तो चलो ठीक है, सिस्टम अभी इतना इंप्रूव हो गया गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर ले रही है, बट गवर्नमेंट को इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, पेनल्टीज़ बढ़ाने पड़ेंगे। अभी सिर्फ कितना पेनल्टी है, सिर्फ मान लीजिए 10,000 करोड़ का पेनल्टी। अभी सिर्फ अगर मिसयूज़ करेंगे तो आप पैन कार्ड को मिसयूज़ करेंगे 10,000 करोड़ का, सॉरी 10,000 रुपये का, या तो और 6 मंथ्स मतलब जो डिपेंडिंग अपॉन दी वो कितना ग्रेव है क्राइम वगैरह वगैरह। तो अब इस चीज़ को बढ़ाने के लिए प्रपोजल है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, आज के न्यूज़ के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका क्या सजेशन है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हैव अ नाइस डे।